नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान की कक्षा में पुनः उपस्थित हूं और आज महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं जिसको आप स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नाम से जानते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं जिसमें कि श्रृंखला अधिगम, स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग, फिर सक्रिय अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, इस प्रकार से बहुत सारे नाम हैं इस जो सिद्धांत है स्किनर के द्वारा और महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसको कि सभी परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछी जाती है। तो इस पर हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। आप सभी वीडियो के एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं कि ये स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन जब शब्द आता है तो अनुबंधन शब्द को सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि अनुबंधन शब्द क्या है। अनुबंधन शब्द वो है जो कि किसी भी साहचर्य के द्वारा अर्थात एसोसिएशन के द्वारा जब अनुक्रिया स्टिमुलस एंड अनुक्रिया रिस्पॉन्स अर्थात जो उद्दीपन होता है और जो अनुक्रियाएं होती हैं रिस्पॉन्स होता है उन दोनों के बीच क्या करता है, संबंध को स्थापित करता है। तो साहचर्य के द्वारा उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच संबंध को स्थापित करना ही क्या कहलाता है, अनुबंधन कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एसोसिएशन क्या है, साहचर्य क्या है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप संगति का नाम जरूर सुने होंगे कि फलाना उसकी संगति में अच्छा हो गया और उसकी संगति में बिगड़ गया, जिसको हम एक को संगत कहते हैं दूसरे को कुसंगति कहते हैं। तो वही संगति है कि ये संगति क्या करता है, एक उद्दीपन और एक अनुक्रिया दोनों की कड़ी के बीच में एक संबंध को स्थापित कर देता है। जिस प्रकार से जितना गहरा संबंध एक शिष्य और एक गुरु के बीच होंगे उतना ही क्या होगा, अधिगम क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। उसी प्रकार से वो क्या होता है, तो दोनों के बीच साहचर्य स्थापित हो जाता है। अर्थात शिष्य जो स्टूडेंट होते हैं और जो टीचर्स होते हैं उन दोनों के बीच जब साहचर्य स्थापित हो जाता है, एक संबंध स्थापित हो जाता है, तो वहाँ सीखने की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। यही शब्द क्या है, अनुबंध या साहचर्य है। अब जब हम अनुबंधन की बात करते हैं तो अनुबंधन को दो प्रकारों में बांटा गया है। अर्थात बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने दो प्रकार में इसको डिफाइन किए हैं, दो प्रकार में इसको बांटे हैं। जिसको कि पहला उन्होंने बताया है जो क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसको कि हम शास्त्रीय अनुबंधन के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है आपका इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग अर्थात साधनात्मक अनुबंधन। अब जब मैंने पहली क्रिया को बताया, पहला जो सिद्धांत को मैंने बताया, तो क्लासिकल कंडीशनिंग अर्थात शास्त्रीय अनुबंधन के नाम से आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि वो पावलोव के द्वारा दिया गया था और उसी को एक पहला सीखने की प्रक्रिया को माना है। और जो दूसरा अनुबंधन को माना है वो साधनात्मक अनुबंधन, जिसको कि हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के नाम से भी जानते हैं। अब इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में दो मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक आते हैं, समाहित होते हैं, जिसमें कि एक आपका थॉर्नडाइक का भी नाम आता है और दूसरा जो सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता है वो स्किनर का नाम लिया जाता है। और स्किनर के जो इस साधनात्मक अनुबंधन है इसी को किस नाम से जाना जाता है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो इसी को क्रिया प्रसूत अनुबंधन, साधनात्मक अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है। अब जब हम देखते हैं कि साधनात्मक अनुबंधन में मुख्य रूप से स्किनर का नाम जुड़ा है, इनका पावलोव का नाम भी उसमें है समाहित। तो हम जब देखते हैं कि पावलोव ने क्या किया था, पावलोव ने अपने प्रयोग में उन्होंने क्या किया था कि वो कुत्ते पर प्रयोग किया था। और कुत्ता क्या होता है, सिर्फ भूखा होता है। वो क्या करता है कि देखता है कि हमारे सामने में भोजन है, स्टिमुलस है, और उसके बाद वो खाने के लिए
अपना जाता है, अर्थात संपूर्ण रूप से आप देखेंगे तो जो कुत्ता है पूर्ण रूप से क्या है, निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय होता है, उसमें सक्रियता बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन जब हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं, साधनात्मक अनुबंधन की बात करते हैं, स्किनर के लर्निंग की बात करते हैं, तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें संपूर्ण रूप से क्रिया पर आधारित है। इसी के कारण इसको क्रिया प्रसूत भी कहा गया। तो क्रिया पर आधारित है। आप जब देखेंगे कि इस बॉक्स को मैंने बनाने की कोशिश की है, तो सबसे पहले वो क्रिया आधारित प्रक्रिया है। तो क्रिया आधारित प्रक्रिया है, इसमें इन्होंने कहा कि भैया ये हम लोग बहुत बचपन से सुनते आए हैं कि पहले क फिर ख, अर्थात पहले करो फिर खाओ, जिसको कि हम एक गीता का एक उपदेश है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात पहले हम क्या करेंगे, तो क्रिया करेंगे, क्रिया करने के पश्चात ही मुझको फल मिल सकता है। जिस प्रकार से आप पढ़ेंगे पहले, पढ़ने के बाद ही आपको फल मिलेगा कि आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। तो इस क्रिया पर संपूर्ण आधारित है, जिसको कि हम क्रिया प्रसूत के नाम से जानते हैं, इसी के कारण से मुख्य रूप से। तो जब हम देखते हैं कि सबसे पहले इनका प्रयोग क्या था, तो प्रयोग में जैसे कि मैंने बताया कि इस बॉक्स को मैंने बनाने की कोशिश की है। तो इसमें सबसे पहले क्या किया गया कि एक सफ़ेद चूहे को रखा गया, और ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं टोटली साउंड प्रूफ है, टोटली साउंड प्रूफ। इसमें किसी प्रकार की ध्वनियाँ अंदर नहीं जा सकती हैं। तो इसमें एक रिकॉर्डर लगा दिया गया। रिकॉर्डर इसलिए लगा दिया गया कि चूहा क्या क्या करता है उसकी सारी अनुक्रियाओं को देखने के लिए, कैप्चर करने के लिए एक रिकॉर्डर लगा दिया गया। रिकॉर्डर साउंड बॉक्स केवल नहीं, साउंड केवल नहीं, वीडियो एंड ऑडियो दोनों। अब इसमें एक लाइट की भी व्यवस्था की गई ताकि वो जो रिकॉर्डिंग होता रहे, तो वो अगर रोशनी रहेगी तभी तो रिकॉर्डिंग अच्छे से होगी, अन्यथा की स्थिति में नहीं होगी। फिर उसमें एक लीवर दे दिया गया। एक आप देख रहे होंगे कि ये एक दीवार है, इस दीवार में एक लीवर को फिट कर दिया गया जो एक स्वचालित मशीन से क्या होता था, कनेक्ट होता था। और स्वचालित मशीन से कनेक्ट होता था। इस लीवर के दबने से ही ये स्वचालित मशीन क्या करता था, ये जो भोजन का ट्रे आपने देखा है यहाँ पर, इस भोजन के ट्रे में वो लीवर के दबने के पश्चात स्वतः ही भोजन की जो गोलियाँ हैं वो इसमें समाहित हो जाती थी, आ जाती थी भोजन के ट्रे में। अब ये आप देखेंगे कि स्किनर बॉक्स, ये स्किनर बॉक्स एक्चुअली स्किनर ने नाम नहीं दिया था, बिल्कुल नहीं दिया था। लेकिन जब बाद में इनका ये प्रयोग बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, वर्ल्ड फेमस हुआ, तो उसके बाद स्किनर के सम्मान में उनके जो शिष्य लोग थे वो इस बॉक्स का नाम ही क्या दे दिया, तो स्किनर बॉक्स दे दिया, जो कि हम आज तक उसी नाम से जानते हैं, स्किनर बॉक्स के नाम से ही जानते हैं। तो संपूर्ण प्रक्रिया मैंने बताई कि इसमें एक रिकॉर्डर लगा दिया गया जिससे कि रिकॉर्डिंग हो, एक रोशनी की व्यवस्था की गई जिससे कि रिकॉर्डिंग अच्छी हो। फिर एक लीवर उसमें था, इस एक प्रकार से दीवार से लगी हुई, जो एक स्वचालित मशीन से कनेक्ट होता था और जिसके दबने से आपका इस भोजन के ट्रे में अपने आप भोजन की गोलियां आ जाती थी। अब हम देखते हैं कि ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो कैसे है। तो एक चूहे को छोड़ दिया गया जो कि भूखा था, उजला चूहा था, वाइट था, जो कि पूर्ण रूप से ये भूखा था। अब भूखा जब था तो ये पहले इधर उधर जाता है, इधर उधर जाता है, इधर उधर जाता है, इधर उधर भटकता है, हर चीज़ करता है। कभी यहाँ सूंघता है, कभी वहाँ सूंघता है, कभी इस पर जाता है, कभी उस पर जाता है, कभी जो कि एक चूहे का स्वभाव होता है, कभी वहाँ फांदता है, कभी यहाँ फांदता है, क्योंकि उसे भूख लगी है, बहुत तेज़ भूख लगी है। तो अब वो क्या करता है कि धीरे धीरे दीवार को ही, क्योंकि और तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो दीवार को ही दांत से काटना शुरू कर देता है। इस प्रकार की बहुत सारी क्रियाएं वो करता है, जो जो उसको समझ में आता है उस प्रकार की सारी प्रक्रियाएं करता है ताकि वो इस बॉक्स से निकल सके, क्योंकि उसको लगता है कि इस बॉक्स से निकलने के पश्चात ही मुझे खाना मिलेगा। इसी के कारण से वो दांत से काटना चाहता है दीवार को। अब जब ये उसी उछल कूद की प्रक्रिया में एक बार इससे गलती से लीवर दब जाता है।
अब जब लीवर दब जाता है तो स्वतः ही, चूंकि ये स्वचालित मशीन से ये कनेक्ट था, तो ये स्वतः ही क्या हो जाता है, भोजन के ट्रे में भोजन आ जाता है। जब भोजन आ जाता है तो आप देखेंगे कि वो भोजन कर लेता है और अब ये फिर से पुनः 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 ये प्रक्रिया चालू होती है। और इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि ये अब इसको लगा कि मुझे कहीं से भोजन मिल गया, अर्थात एक प्रकार से इसको अब पुनर्वलन का काम करता है ये भोजन। अब ये पुनः इसको फिर से रखा गया, भूखा रखा गया, तो अपेक्षाकृत देखा गया कि जो पहली बार जितना समय लगा था उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और एक बार ऐसा होता है जो कि बिना देरी किए उस चूहे को बॉक्स में रखा गया और बॉक्स में रखते ही बिना देरी किए हुए वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस लीवर को दबा देता है और अपना भोजन कर लेता है। तो इस प्रकार से इनके प्रयोग में हम देखेंगे कि बहुत सारी प्रक्रिया इन्होंने की है जो कि संपूर्ण रूप से क्रिया आधारित है। तो सारा कुछ पहले करता है, इसको पता नहीं है कि भोजन मिलेगा। उनकी प्रक्रिया में, पावलोव की प्रक्रिया में क्या था कि भोजन दिख रहा था कि भोजन वहाँ पर है और भोजन करना है, केवल भोजन करने के लिए वो जाता था। लेकिन इस प्रक्रिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पहले ये संपूर्ण रूप से क्रिया करता है, उसके बाद उसको क्या होता है, रीइंफोर्समेंट मिलता है। तो जब एक बार मिला तो फिर वो क्या था, आपको स्टिमुलस का काम किया, लेकिन फिर बाद में जब उन्होंने देखा तो वो रीइंफोर्समेंट का काम करता है, पुनर्बलन का काम करता है। तो इनका जो सिद्धांत है ये मुख्य रूप से पुनर्बलन आधारित भी है। अब हम इन चीज़ों को सारे इनके सिद्धांतों को हम देखेंगे। ये स्किनर के द्वारा सीखने के 2 प्रकार बताए हैं, और सीखने के 2 प्रकार बताए हैं। आप देखेंगे कि इसको हम ऑब्लिक करके अनुक्रिया के 2 प्रकार लिख दिए हैं। अब मुख्य रूप से चूंकि स्किनर ने अनुक्रिया आधारित ही सीखना इन्होंने बताया था, इनका प्रयोग था, तो सीखना भी इनका क्या था, अनुक्रिया के आधार पर था। तो अनुक्रिया के आधार पर इन्होंने सीखने के 2 प्रकार बताए। पहला था आपका ये प्रतिवादी अनुक्रिया, जिसको कि हम रिस्पॉन्स कहते हैं, और फिर दूसरा था आपका क्रिया प्रसूत अनुक्रिया, जिसको कि हम ऑपरेंट रिस्पॉन्स मानते हैं। अब ये प्रतिवादी अनुक्रिया क्या है, रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स क्या है? तो प्रतिवादी अनुक्रिया हम उस अनुक्रिया को कहते हैं जिसमें कि पुनर्बलन अर्थात स्टिमुलस जो है, स्टिमुलस अर्थात उद्दीपन जो है या उद्दीपक जो है वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। स्पष्ट रूप से आपको, मतलब सामने में, जैसे कि कुत्ते के सामने भोजन रखा गया, कुत्ते को दिख रहा है, तो स्पष्ट रूप से वो आपको स्टिमुलस दिखाई देता है और वो उसमें अनैच्छिक काम होता है। अनैच्छिक काम मतलब ये है कि उसमें कोई भी इच्छा के अनुकूल वो सब सारा कुछ क्रिया करना नहीं होता है। उसमें भोजन देखा और उसको बस भोजन करना ही एकमात्र क्या था, ऑप्शन था, मात्र एक ऑप्शन वही था, इसलिए वो अनैच्छिक माना जाता है। इसी अनैच्छिक प्रक्रिया के कारण से इसको हम क्या कह देते हैं, प्रतिवादी सिद्धांत कह देते हैं, प्रतिवादी अनुक्रिया कह देते हैं, रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स कह देते हैं। तो चूंकि इसमें क्या था, सब कुछ स्पष्ट था, लेकिन इनका जो स्किनर के द्वारा जो दिया गया तो इनका था क्या, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। क्रिया प्रसूत अर्थात ऑपरेंट रिस्पॉन्स। तो क्रिया प्रसूत जैसे कि नाम से मैंने स्पष्ट किया है कि इसमें सब कुछ क्रिया आधारित थी। इसमें आप देखेंगे तो सब कुछ क्लियर नहीं था, उद्दीपन जो था वो हमें दिखाई नहीं पड़ता था। जब दिखाई नहीं पड़ता था तो ये जो चूहा था वो बिल्कुल स्वच्छंद था, इसमें ऐच्छिक था कि वो क्या करता है नहीं करता है, क्या सारा कुछ इसमें रिकॉर्ड होता था। तो जब सारा कुछ रिकॉर्ड होता था तो इसके लिए अनैच्छिक था। पहले घूमा फिरा, चलना शुरू किया, वहाँ चलना शुरू किया, यहाँ कूदना शुरू किया, वहाँ कूदना शुरू किया, फिर उसके बाद काटना शुरू किया, बहुत सारी प्रक्रियाएं इसमें सम्मिलित हैं। तो इनकी जो प्रक्रिया थी अर्थात क्रिया आधारित या क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन था, अनुक्रिया थी, इसमें वो क्या था, ऐच्छिक था।
तो ऐच्छिक था तो इसमें सब कुछ अपने अनुसार ये चूहा इधर उधर इधर इतस्ततः वो जाता है और फिर उसको क्या मिलता है, लीवर के दबाने से पहली बार जब मिलता है तो वो क्या मिलता है, स्टिमुलस मिलता है। उसको पता ही नहीं है था, लेकिन फिर भी वो दबने से, एक बार गलती से भी दबने से उसको भोजन मिल जाता है, वो स्टिमुलस का काम करता है। और वही स्टिमुलस जब बार बार मिलता है तो वो क्या करता है, तो पुनर्बलन का काम करता है। अब हम फिर अगेन चलते हैं नेक्स्ट प्रक्रिया की ओर। और ये जो आपका प्रतिवादी अनुक्रिया है, ये प्रतिवादी अनुक्रिया है, इसको आप टाइप एस के नाम से जानते हैं, टाइप एस थ्योरी, ठीक है। और इसको आप टाइप आर, इसको आप अर्थात प्रतिवादी अनुक्रिया जो होता है, रिस्पॉन्स जो होता है, उसको आप टाइप एस के नाम से जानते हैं। और क्रिया प्रसूत अनुक्रिया जो है उसको आप टाइप आर के नाम से जानते हैं। वो इसलिए जानते हैं क्योंकि इसमें स्टिमुलस जो था वो महत्वपूर्ण था, लेकिन इसमें अनुक्रिया जो है वो महत्वपूर्ण है। दूसरी प्रक्रिया की ओर चलते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, पुनर्बलन। अब ये पुनर्बलन क्या है, रीइंफोर्समेंट क्या है, हम साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि रीइंफोर्समेंट ऐसी एक प्रक्रिया है जो किसी भी पुनर्बलन के द्वारा किसी भी अनुक्रिया को भविष्य में होने की संभावना को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो जब बढ़ा देता है तो मैंने इसमें बताया था कि इसमें एक धनात्मक पुनर्बलन होता है, एक ऋणात्मक पुनर्बलन होता है, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है, जिसको कि मैंने बहुत डिटेल्स में बताया था कि ये पुनर्बलन क्या है। तो पुनर्बलन के एक धनात्मक होते हैं जो कि एक मान लीजिए कि कोई प्रशंसा करता है, कोई उपहार देता है, कोई अच्छा वचन कहता है, ये सब सारी चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको पसंद हो, ऐसी चीज़ें सब देता है, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका पुनर्बलन, धनात्मक पुनर्बलन कहलाता है। और जैसे कि मान लीजिए कि मैंने बताया था कि धनात्मक पुनर्बलन ऐसा होता है जो कि आपको सीखने की गति को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिसके मिलने से सीखने की गति बढ़ जाती है। तो प्रशंसा या अच्छा वचन या फिर उपहार या ऐसा कुछ आप जब देते हैं या भोजन वगैरह जो देते हैं तो उससे सीखने की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन जो नकारात्मक पुनर्बलन या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है वो आपको क्या करता है, परिहार की स्थिति में ले आता है, अर्थात बचाव की स्थिति में ले आता है। अर्थात ऐसा पुनर्बलन जिसके मिलने से या जिसके बचाव से अधिगम की गति बढ़ जाती है। जैसे मैंने बताया कि अगर अभी गर्मी है और बहुत तेज़ गर्मी है तो गर्मी से बचाव के लिए हम क्या कर देते हैं, पंखे को ऑन कर देते हैं या कूलर को ऑन कर देते हैं। वहीं पर अगर हम मान लीजिए कि अगर सर्दी है तो हम सर्दी से बचाव के लिए अगर घर में कूलर या पंखा चल रहा है उसको हम क्या करते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं। तो ये एक धनात्मक और ऋणात्मक होता है। अब ये तीसरी प्रक्रिया है अंतर्नोद। अब ये अंतर्नोद क्या है, तो अंतर्नोद वैसी प्रक्रिया है जो आपकी आंतरिक शक्ति को बढ़ा देता है या सीखने के लिए अनुप्रेरित करता है। अर्थात जब हमारा अंतर्नोद काफ़ी मजबूत होता है तो हम क्या करते हैं, आंतरिक रूप से सीखने के लिए क्रिया आधारित सीखने के लिए हम क्या करते हैं, और ज़्यादा उत्साहित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हम उदाहरण देते हैं कि जब ये चूहा कम भूखा था तो ये अनुक्रिया क्या करेगा, कम करेगा। लेकिन जब ये चूहा ज़्यादा भूखा होगा तो अनुक्रिया ये कितना करेगा, वो ज़्यादा करेगा, अर्थात तीव्र गति से करेगा। तो ड्राइव कौन कर रहा है, अंतर्नोद कर रहा है, ठीक है, जिसको हम चालक भी कहते हैं, प्रणोद भी कहते हैं, तो वो कर रहा है। इसको अगर भूखा अगर नहीं रखा जाएगा तो ये इसमें शिथिलता आ जाएगी, ये कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। कम भूख लगेगा, थोड़ा बहुत उछल कूद करना चालू करेगा। ज़्यादा भूख लगेगा तो फिर बहुत ज़्यादा वो उसमें क्रिया आधारित चीज़ें इसमें समाहित होंगी।
अब आता है आपका शेपिंग, नंबर 4 लिख लीजिए। शेपिंग को हम आकृतिकरण भी बोलते हैं। शेपिंग को आकृतिकरण भी बोलते हैं। शेपिंग के द्वारा क्या होता है, किसी खास आकृति या किसी खास गोल को टारगेट करके हम क्या करते हैं, उसकी ओर पुनर्बलन दे करके हम किसी खास प्रक्रिया की ओर या खास गोल की तरफ हम क्या करते हैं, उसको मोड़ते हैं। अर्थात हमारी जो क्रिया होती है वो क्रिया किसी आकृति में तब्दील होती है। अर्थात अगर मुझे यहाँ पर इससे करवाना था कि लीवर को दबा करके इसको भोजन करना सिखाना था, ये ऐसा समझिए कि अगर मुझे इसको सिखाना था तो हम इसको आकृतिक एक लक्ष्य हमारा था कि हम इसको लीवर को दबा करके भोजन को देना इसको सिखाएंगे। तो जब सिखाएंगे तो इसको बहुत सारा ये काम किया है, फिर इसको ये गलती से लीवर दब गया है तो फिर इसमें पुनर्बलन मिला है। फिर जितने बार इसमें ये दबाया है उतने बार उसको क्या मिला है, तो पुनर्बलन मिला है। जब पुनर्बलन मिला है तो पुनर्बलन जब मिला है तो ये क्या करता है, वो खास गोल की तरफ क्या करता है, बढ़ता है। तो खास गोल की तरफ जब बढ़ता है तो हम एक लक्ष्य पर पहुंचते हैं और उसके द्वारा हम इस शेपिंग के द्वारा क्या करते हैं, किसी खास टारगेट को हम अचीव कर लेते हैं किसी भी अनुक्रिया के द्वारा। क्योंकि अनुक्रिया जब तक नहीं करेगा तब तक कुछ भी नहीं होना है। तो अनुक्रिया का करना बेहद ज़रूरी है। और अनुक्रिया इसमें कहा गया कि आप पुनर्बलन दीजिए, और जब पुनर्बलन आप देंगे तो क्या होगा, तो ये किसी खास टारगेट को अचीव करने में समर्थ रहेगा। हम आज क्रिया प्रसूत अनुबंधन के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी हासिल किए हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती हो तो एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।